बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपके साथ अनम मंजूर हुसैन। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, बड़े मज़े में होंगे और आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। वीकेंड है, तमाम लोगों की प्लानिंग जारी होंगी, क्या करना है, बच्चों को कहाँ लेकर जाना है, नानी के घर जाना है या दादी के घर जाना है, तो ये सब प्लानिंग चल रही होंगी। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की अच्छी बात, मेरे लिए तो अच्छी बात ये है कि कल संडे है और देर तक सोने को मिलेगा। वैसे तो बहुत से लोग होंगे जिन लोगों को सैटरडे को भी ऑफ होता है, संडे को भी ऑफ होता है, लेकिन हमें सिर्फ संडे को ही ऑफ होता है। तो गेटिंग मतलब वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गेटिंग रेडी इज़ नॉट द इजी टास्क। यू नो व्हाट, मतलब सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इट्स नॉट द प्रॉब्लम टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बट द वर्स्ट पार्ट इज हैविंग टू डू मेकअप एज आई वेकअप। सो आई डोंट रियली डोंट लाइक मेकअप। मुझे बस ये होता है कि भाई सुबह सुबह उठ के मुझसे मेकअप नहीं होता, वरना सुबह उठना मेरे लिए कोई मसला नहीं है। तो बहुत से लोगों के बहुत से मसाइल होते होंगे। आज सैटरडे है तो मेरी तो आज की अच्छी बात यही है जो मैंने आपसे शेयर कर दी है। बाकी मुल्क की सियासी हालात क्या चल रहे हैं, मुल्क के हालात क्या चल रहे हैं, वो तो आप सबके सामने ही है। सर्दी बढ़ रही है, हमारा दर्जा हरारत तो कम हो रहा है, लेकिन सियासी दर्जा हरारत बढ़ता ही जा रहा है। जैसे कि पीटीआई वालों ने कहा था कि अगर उनके मुतालबात ना माने गए तो 14 दिसंबर यानी कि आज सिविल नाफरमानी की कॉल देंगे। इसी तरह जो पीटीआई के रहनुमा है शौकत यूसुफ सही, उन्होंने कहा कि अगर मुतालबात नहीं माने गए तो फिर आज हम सिविल नाफरमानी की कॉल देंगे। जबकि और इसी पर बात भी करेंगे, जबकि हमारा मुल्क जो है वो इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि आप जब चाहें मुंह उठा के कोई भी कॉल दे दें और मुल्क के हालात इस तरफ लेके जाएं। इस पर भी बात करेंगे। इसी वाले से हमारे जिन मेहमानों ने ज्वाइन किया है उनका तारुफ आपसे करवा देती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं, मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि आज वो मेरे प्रोग्राम में आए हैं, डॉक्टर अमजद बुखारी, एडिटर रोही टीवी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है सर, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज प्रोग्राम का हिस्सा बने आप। और इसी के साथ साथ तशरीफ फरमा है वजीहा खाली जो कि बैंकर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सर। आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगी। हम साउथ पंजाब की जो सियासी मंजरनामा है उस पर भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा जो मुल्की हमारा मंजरनामा है सियासी, उस हवाले से बात की जाए। देखिए, शुक्रिया आनम। इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क की, जैसे आपने खुद भी कहा कि सियासी दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा है। हालांकि ये दर्जा हरारत जो है कम होना चाहिए, जिस तरह वैसे दर्जा हरारत कम हो रहा है। सर्दी आ रही है तो सर्दी जो है वो असरात भी मुरतब करती है जहनों पर भी, लोगों के मिजाज पर भी। तो ये दर्जा हरारत कम होना चाहिए और किसी हद तक कुछ चीज़ों में डिफ्यूज़ भी हुआ है। लेकिन हम क्योंकि हमारे रवैयों में शिद्दत आ गई है, अमूमी तौर पर आप देखें हम सारे लोग जो है वो शिद्दत पसंद हो गए। कहीं दो साइकिल वाले टकराते हैं तो वो भी आपस में गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। हालांकि एक छोटी सी माजरत से मसला हल हो सकता है। अच्छा, छोटी सी कोई ख़रीदारी पर भी जो है अगर कोई हल्की फुल्की जो है तलखी हो जाए तो उसमें भी शिद्दत आ जाती है। तो अमूमी तौर पर हम शिद्दत पसंद हो गए और ये शिद्दत जो है फिर हमें सियासत में भी नज़र आ रही है। सियासी रवैये भी जो है वो शिद्दत वाले हो गए। आप ये देखें, घरों के अंदर भी सियासी गुफ्तगू हो रही होती है, लोगों की लाइकिंग डिसलाइकिंग हो सकती है, लेकिन थोड़ी देर बाद पता लगता है कि उसमें इतनी शिद्दत आ गई है और उसमें अब नाराज़गियाँ पैदा हो रही हैं एक दूसरे से ना। हालांकि सियासी मामलात में नाराज़गियाँ, क्योंकि हर बंदा अपनी अपनी पार्टी का सपोर्ट करता है। जब बैठ के ड्राइंग रूम में गुफ्तगू होगी तो हर बंदा उस हिसाब से बात करते हैं और फिर आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। माजी में भी सपोर्ट करते थे लोग अपनी अपनी पार्टियों को, लेकिन ये शिद्दत नहीं आती थी। ये अब जो शिद्दत का एलिमेंट है ये ज़रा डिफरेंट है। अच्छा, अब अपोजिशन ने अपोजिशन ही करनी है ना। हुकूमत ने निज़ाम को आगे लेके चलना है, लोगों को रिलीफ देना है। ऑब्वियसली जो बेहतर लगेगा उसी को आगे लेके चलेंगे। अपोजिशन ने अपोजिशन करनी है, लेकिन अपोजिशन करने के निभाने के भी कुछ तकाजे हैं और एक ऑर्बिट है कि उसके अंदर रह कर आप अपोजिशन करें। लेकिन ये जो अभी हमें जिस अंदाज से अपोजिशन नज़र आ रही है वो जो है उसमें भी शिद्दत पसंदी है। जैसे आप भाई ऐसा क्या तूफ़ान बरपा हो गया कि आप सिविल नाफरमानी की तरफ चले जाते हैं। सिविल नाफरमानी का मतलब ये है कि आप मुल्क में अफरा तफरी पैदा करना चाहते हैं। अगर हर आदमी लॉलेसनेस की तरफ चला जाए, वो कहे मैं बिल पे नहीं करता, वो कहे कि जी मैं लॉ अबाइड नहीं करता, तो जाहिर है
उससे मसाइल पैदा होंगे ना, और ये मसाइल फिर जो है किसी खास तबके का महदूद नहीं रहते, फिर हर तबके पर असरअंदाज होते हैं, हर शख्स पर असरअंदाज होते हैं। तो इस वक्त जो है जो सियासी मामलात हैं उनको डिफ्यूज़ करने की ज़रूरत है। और माजी में हम ये देखते रहे कि जब सियासी शिद्दत पसंदी होती थी, सियासी तलखी होती थी, तो कोई ना कोई सालिस हो जाता था, मीडिएटर हो जाता था, वो दरमियान में बैठ के फ्री कैन की सुलह करा देता था या कोई आगे का रास्ता निकालता था। तो इस वक्त जो है एक मुझे ज़ाती तौर पर एक मीडिएटर की कमी महसूस हो रही है, जो इन सारे मामलात में इन सारे स्टेक होल्डर्स को कहीं किसी जगह पर बिठाए और सियासी मामलात में ये तलखी है इसको मिनिमाइज़ करें और आगे बढ़ें। देखें, हम चाहे जितनी भी जंग लड़ रहे हैं, एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो जाए, ला महला हमने फिर बैठ के टेबल टॉक करनी है, मुज़ाकरात। हर लड़ाई झगड़े का इवेंचुअली हल क्या है? टेबल टॉक ही है, डायलॉग्स ही हैं। आप फायरिंग कर लें, ये कबाइल की फायरिंग होती रही। करम में हमने देखा कि वहाँ पर जो है वो दो कबाइल शिद्दत इतनी आई कि लोग मर गए, ठीक है। उसके बाद अब क्या है, जिरगा हो रहा है, मुज़ाकरात हो रहे हैं ना। तो लामहला हल जो है वो मुज़ाकरात ही होता है और मुज़ाकरात की तरफ जाना होता है। अब आप मुल्क में अफरा तफरी फैलाकर मुज़ाकरात की तरफ जाते हैं या पहले ही कोई रास्ता अडॉप्ट करते हैं, वो सबसे बेहतर है। और मेरा ख्याल है कि दोनों फ़रीक़ैन को इसके हवाले से अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए और मेज़ पर बैठ के कम से कम इस मुज़ाकरात होते हुए नज़र आ रहे हैं या होंगे? सही, किसी न किसी स्टेज पर तो ज़रूर होंगे, क्योंकि जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि इसके अलावा कोई हल नहीं है, तो लामहला मुज़ाकरात होंगे। अच्छा, मुज़ाकरात किस माहौल में होते हैं, ये चॉइस आपके पास है। आप अगर तलखी को इस हद तक बढ़ा के जाते हैं कि फिर मुज़ाकरात होते हैं और उनके असरात जो है फिर वो दोनों पर मुरतब होंगे, हुकूमत पर भी, अपोजिशन पर भी। लेकिन अगर अभी आप बैठकर बातचीत करना शुरू कर दें और कुछ चीज़ों को जहाँ जहाँ कम से कम लेवल पर तो अंडरस्टैंडिंग हो सकती है ना। और इस वक्त जो अमली सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान के जो शहरी हैं वो मुश्किल हालात का शिकार है। महंगाई ने, बेरोज़गारी ने, बदअमनी ने उनको बहुत मुश्किल हालात का शिकार कर दिया है। अच्छा, अब इस मरले पर आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो ये कहेंगे कि जी भाड़ में जाए सियासत, हमें तो अपनी ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो रही है, ठीक है। लोग ये ख्वाहिश करते हैं कि इस मुल्क से बाहर चले जाएं रोज़गार के लिए। तो इन हालात में जहाँ आम आदमी जो है वो मुश्किल हालात का शिकार है, सियासी जमातों को, सियासी स्टेक होल्डर्स को ये चाहिए कि कम से कम इस आम आदमी का ज़रूर सोचें। अगर नहीं सोचेंगे तो फिर उसका सियासत पर एतमाद भी उठ जाएगा, कहेगा कि उसका नतीजा हम देख रहे हैं ना, कि हम देखते हैं पिछले कई महीनों से पासपोर्ट दफ्तरों में इतना रश है। हमारी नौजवान, एक सर्वे भी किया गया, हमारी नौजवान नस्ल बाहर जाना चाहती है, तो कहीं ना कहीं उसकी वजूहत तो ये भी हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये जो सियासी अफरा तफरी है, ये इसकी वजूहत सिर्फ ये नहीं है कि लोग बाहर जा रहे हैं, इसकी एक असरात ये भी हैं कि लोग यहाँ भी नहीं आ रहे। मतलब जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हमें सबसे अहम जो है वो बैरूनी सरमायाकारी चाहिए। हमें जो है यहाँ पर ऐसी सरमायाकारी चाहिए जिसमें फॉरेन करेंसी पाकिस्तान के अंदर आए, ठीक है। और उसमें ये हम आगे तभी बढ़ सकते हैं कि हमारे पास जो है वो हालात यहाँ ठीक हों, अमन हो, सियासी अफरा तफरी कम हो, ताकि जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए वो उस साजगार माहौल को देखे और यहाँ के इन्वेस्टमेंट करें। ठीक हो गया सर। अब अगर साउथ पंजाब की बात कर लेते हैं तो फिर इसका क्या मंजरनामा देख रहे हैं? देखिए, साउथ पंजाब का जो सियासी मंजरनामा है वो तो हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून की पंजाब में हुकूमत है और मरकज़ में एक कोलिशन है जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है और मुस्लिम लीग नून, ये दोनों बड़ी जमातें हैं। मुल्तान के अंदर जो है यहाँ पीपल्स पार्टी को पजीराई मिली, गिलानी ख़ानदान को काफ़ी सीटें मिली। तो यहाँ पर मुल्तान के अंदर जो है यूसुफ रज़ा गिलानी और उनके साहबजादे वो बेशतर सीटों पर मौजूद हैं और उनके ऊपर इसी तरह दबाव भी है कि वो लोगों के मसाइल हल करें। पूरे साउथ पंजाब में क्योंकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है तो मुस्लिम लीग नून से लोगों की तवक्कुआत हैं कि यहाँ के मसले हल होंगे। लेकिन अमली सूरत हाल ये हुई है कि पूरे साउथ पंजाब में हमारी जो गलियाँ, मोहल्ले, उनकी सड़कें हैं ना, वो बिल्कुल टूट फूट का शिकार है। मुद्दत हुई, उन पर काम नहीं हुआ, उनकी मुरम्मत नहीं हुई। उसकी वजह क्या बनी कि हमारे यहाँ बल्दियाती इदारे थे नहीं जिन्होंने ये काम करना था। बल्दियाती इदारे होते हैं, काउंसलर होता है, नाजिम होता है, मकामी सतह पर कोई नुमाइंदा होता है, तो वो गली मोहल्ले की, नालियों की फ़िक्र करता है। MPs MNAs के पास ना वक्त है, ना उनकी ये तरजीह है कि ये गली मोहल्ले मरम्मत करवाएं। तो सबसे बड़ा मसला जो है
कि मकामी सतह पर जो सिविक है, जो बुनियादी मसाइल हैं, उसके हवाले से लोगों को बेहद परेशानी का सामना है। और अभी कुछ अर्सा कबल जो है वज़ीर आला पंजाब ने ये कहा था कि 6 महीने के अंदर अंदर पंजाब की कोई गली सड़क ऐसी नहीं होगी जो मुरम्मत ना हुई हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। बल्दियाती इलेक्शन भी तो इम्पोर्टेंट है ना, काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि वो भी तो नहीं हुए ना। हाँ जी, ये अजीब डायलेमा है कि हालांकि जो भी गवर्नमेंट है जब वो जमहूरियत की बात करती है, जब वो अपोजिशन में होती है या हुकूमत से बाहर होती है, तो उस वक्त वो बल्दियाती इलेक्शन की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही हुकूमत में आते हैं तो मुश्किल होती है। अब खैर कानून साजी इस पर हो रही है, लेकिन कब इलेक्शन होते हैं, जब तक ये इलेक्शन नहीं होते ज़ाहिर है हम इन मुश्किलात। ठीक है सर, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है याहिया कराची से। अस्सलाम वालेकुम। मैडम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। याहिया आप कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आज अमजद साहब को देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। अमजद साहब, बात ये है कि मैं बड़ा रेगुलर कॉलर हूँ आपके चैनल का और दूसरा 2008 से मुख्तलिफ चैनल में कॉल करता हूँ, लेकिन अमजद भाई आपके जो चैनल की खूबी है कि जो बड़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन होती है आवाम की और बेसिक लेवल पे होती है और हर मौजू को आप लोग टेकअप करते हैं और बायस नहीं है आप लोग, किसी की मतलब बड़ी न्यूट्रल बात होती है आपके चैनल पर, मैंने खासतौर पर नोट की बात, तो ये बड़ा आपका एक खासा है। क्योंकि कराची में भी जो T20 है उस पर भी मैं बड़ा रेगुलर वॉच करता हूँ, देखता हूँ। देखिए बात ये कि अमजद भाई बात आपने कही कि आवाम को देखिए क्या चीज़ चाहिए, आवाम को तो बेसिक चीज़ें चाहिए ना, इतनी लंबी और क्या आपको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको एक बिजली चाहिए, पानी रेगुलर चाहिए, ये चीज़ें आवाम मानते हैं, बड़ी लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं मानते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हम लोग सियासत हो रही ना, हमारी सारी इस बात पे सियासत हो रही कि एक दूसरे पे कीचड़ उछालने वाली सियासत है। आवाम जब तक आप लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। पार्लियामेंट का काम है लेजिस्लेशन करना, लोकल गवर्नमेंट का काम है डेवलपमेंट के काम को एग्जीक्यूट करना जो नहीं हो पा रहे। यकीनन मैं आपकी ये फर्क मैं आपको बताऊंगा कि पंजाब में मैं मरीम नवाज को काम करते हुए देखता हूँ तो बहुत सारे उनका प्रोजेक्ट हैं, लेकिन बहुत अच्छा भी काम कर रही है। लेकिन जब मेरी जो सड़क होगी, मेरे पानी के मसाइल, बिजली के मसाइल हल नहीं होंगे तो रिलीफ नहीं मिलेगा। मेरा आपसे सवाल ये कि जो इस वक्त केस चल रही है, जाहिर बात है चीज चल रही है, कोर्टों में मसले चल रहे हैं, लेकिन जो आवाम है, आवाम वहीं खड़ी हुई है। अगर कोई विदाउट एनी यानी आप किसी की फेवर के बगैर भी आप करें, तो आप जब तक आवाम को रिलीफ नहीं देंगे, आवाम के मसाइल हल नहीं करेंगे, जो बेसिक चीजें, तो कैसे ये मसले हैं? क्योंकि देखिए एक अंदर एक लोगों में फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो रही है। अब आपके बच्चे बाहर जा रहे हैं, इनको नहीं कोई रोक रहा कि भाई ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा है, इस पे भी कुछ बात कीजिएगा। और आप यकीनन आपका चैनल एक अच्छा चैनल है और हमें मौका देता है, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया याहिया, आपने कॉल की, इस पर बात करेंगे। अमजद साहब से इनका जवाब भी लेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद वक्त होता है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। अमजद साहब आपकी तरफ आऊँगी, जो कॉलर ने सवाल किया उसका जवाब आपसे लेना चाहूँगी, और उसके बाद वज़ीर मैं आपकी तरफ आती हूँ। ये याहिया ने सही बात की कि जब तक हमारे बल्दियाती निज़ाम को हम रिवाइव नहीं करेंगे, बहाल नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये लोगों के मसाइल रहेंगे। और ये ज़रूरी है कि जब हम जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरियत में बुनियाद ही ये निज़ाम है। अगर आप लोगों की पार्टिसिपेशन होगी तो तभी जाके मसले हल होंगे। दूसरा ये है कि उन्होंने कहा कि ये ब्रेन ड्रेन हो रहा है, तो ये 2 ड्रेन हुए हैं हमारे यहाँ। एक तो पैसा भी ड्रेन हुआ है ना हमारे मुल्क में। हम जिसको मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का, वो मनी लॉन्ड्रिंग से चले इलीगल ट्रांजैक्शन हो गई, लेकिन लीगल ट्रांजैक्शन भी इतनी ज़्यादा हुई है पाकिस्तान के अंदर से। लोगों ने पैसा, आपके पास पैसे हों तो आपकी कोशिश होगी कि आप दुबई में इन्वेस्टमेंट करें, आपके पास पैसा हो तो आप कहेंगे इंग्लैंड में, अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करें। ये अनसर्टेनिटी है पाकिस्तान के अंदर कि लोग यहाँ से पैसा उठा के बाहर जा रहे हैं। जिस तरह पैसा जा रहा है उसी तरह जो ज़हीन लोग हैं, अच्छे कारामद और वेल इक्विप्ड लोग हैं जिनके पास हुनर है, वो भी इस मुल्क से बाहर जा रहे हैं। और ये अफसोसनाक बात है कि हम 2 करोड़ रुपये 3 करोड़ रुपये खर्च होता है एक डॉक्टर के बनने पर, इंजीनियर के बनने पर, हम उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं। तो इसे रोकना होगा, पाकिस्तान के अंदर माहौल साजगार करना होगा। ठीक हो गया। वज़ीर आपकी तरफ आते हैं, बहसियत खातून, क्योंकि आप बैंकर हैं, बैंक में जॉब करना कैसे तजर्बा रहा आपका? मेरा तजुर्बा, क्योंकि हम तो सुनते हैं ना, ओह माय गॉड बैंक की जॉब तो बड़ी मुश्किल है, 9 to 5 बहुत काम लेते हैं, सैलरीज भी कम होती हैं, तो क्या ये सही है? आप जो बातें सुनते हैं वो कहीं ना कहीं तो ठीक है, बट
इसको मैं आजकल के ज़माने से कंपेयर करूं तो इतना भी सही नहीं है, ठीक है। अब आपने मुझे पर्टिकुलर मेरे बारे में पूछा तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, बहुत ही आउट क्लास है। मेरा जो करियर स्टार्ट हुआ था वो सेल्स से ही स्टार्ट हुआ था। तो आपको तो मार्केट में ये वर्ड ऑफ माउथ भी मिलता है कि सेल्स तो ख़वातीन के लिए बनी ही नहीं है, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस मैं एक बात कहना चाहूँगी कि चाहे मेल है चाहे फीमेल है, ही और शी शुड नो देयर लिमिट्स, ठीक है। उस लिमिट्स के ऊपर उस जेडीज जो भी उनको डिफाइन की हुई हैं, चाहे वो सेल्स है चाहे वो ऑपरेशन है, वट एवर जो भी जेडीज हैं, बैंकर के अलावा कोई भी जेडीज हैं, अगर वो उसके ट्रू बेस पे काम करेंगे तो कोई भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। और मौके हर जगह पे ही अवेलेबल होते हैं। ये जो आपने 9 to 5 के बारे में बात की, तो ये 9 to 5 नहीं होता, 9 to 5 तो सिर्फ कस्टमर का टाइम होता है। अच्छा मतलब हम लोगों ने अपने काउंटर्स कस्टमर के लिए अवेलेबल करने के लिए हमें पहले आना पड़ता है। हमारी बहुत सारी एंट्रीज वगैरह होती हैं जो कि सिक्योरिटी बेस्ड होती हैं, ऑब्वियसली उस पर डिस्कस नहीं कर सकते, बट मैं कहना चाह रही हूँ कि हमें 9 बजे तो सिर्फ कस्टमर को के लिए खुद को रेडी करना होता है। तो रेडी करने के लिए हमें पहले आना होता है, ठीक है। अब 9 to 5 जो बारे में बात की आपने, कुछ बैंक्स का टाइम 5:30 भी है, ठीक है। तो 5:30 का मतलब है कस्टमर का एंड टाइम 5:30 है, तो क्लोजिंग जो करते हुए आपको और ज्यादा वक्त लग जाता है। इसके अंदर आप 1 to 2 आवर्स एक्स्ट्रा ऐड कर लें, बेसिकली वो टाइम होता है। और इसका मतलब है आप जो देखने वाले उनको डरा रही हैं कि 9 to 5 बहुत, वो 9 to 5 को समझ रहे थे, ओ माय गॉड इसी तरह एग्जैक्टली मैं अभी इसी की तरफ आने वाली थी कि बैंकर्स का आप काम कर रहे हो, एग्जैक्टली घर में भी बैठे हुए तो ये बैंकिंग कर रही होंगी ना। अच्छा, एक तो अच्छा है ना कि कम से कम ये ऐसे माहौल में बैठी हैं जहाँ हर तरफ पैसे पैसे पड़े चाहे वो अपने पैसे हैं या नहीं। अरे ये आपने जो है ना बड़ी जबरदस्त बात कर दी, और मैं अपने स्टाफ को ये कहती हूँ कि ये पैसा तो बहुत आ रहा है, बट ये आपके लिए जस्ट अ पीस ऑफ पेपर है। लेकिन वो अहमियत खत्म। आप किसी रेस्टोरेंट पे काम कर रहे हैं तो खाने इतने होंगे, उनको देख के दिल भर जाएगा। तो यही सोचते हैं पैसे से दिल भर गया है। वो पैसे पड़े हुए हैं। आप देखें, मुझे जाती तौर पे गवर्नर स्टेट बैंक की जॉब बड़ी फैसिनेट करती है कि आप देखें, चाहे उसके पास पैसे हूं ना हूं, लेकिन नोट पे उसके दस्तखत है ना, मतलब उसकी रसीद है, एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो बैंकर की भी यही सूरत हाल है कि भाई चले अपने हूं ना हूं, लेकिन हर तरफ पैसे पड़े हुए हैं। वो किसी ने वो कहते हैं ना कि अल्लाह मुझे पैसों का बहुत शौक है, बस मेरे पास पैसे हो, तो पता चलता है बड़ा होकर ड्राइवर बन गया है, बैंकर बन गया है वो। तो इस तरह से आपके पास भी पैसे देखिए, हमें अल्लाह से जो है ना वो अच्छी दुआ मांगनी चाहिए और जरा कंप्लीट दुआ मांगनी चाहिए। पैसे हो वो भी अपने होनी चाहिए, दुआ कंप्लीट होनी चाहिए। बिल्कुल सही का। खवातीन की हम बात कर रहे हैं, मुलाजमतों के मौके में ना खवातीन के लिए कितना मुश्किल है। अगर बैंक की बात कर लें तो खवातीन के लिए सेफ जगह है वहाँ पर काम करना, क्योंकि आपको ऑब्वियसली बाहर भी जाना पड़ता है, फील्ड में भी काम करना पड़ता है। तो फिर क्या आपने बताया कि लिमिट्स अपनी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी एनवायरनमेंट भी मैटर करता है। अच्छा, ये जो भी आपने बात की खवातीन के हवाले से, अगर हम आज से 10 साल पहले बात करें या 5 साल पहले भी बात करें तो उस टाइम हम ये कहना मुनासिब होगा कि खवातीन के लिए जॉब्स नहीं हैं। लेकिन इतने सारे प्रोग्राम्स हो चुके हैं, स्टेट बैंक के फीमेल इंक्लूजन प्रोग्राम्स हो चुके हैं जिसमें खवातीन को आगाही भी है बड़ी, और अब तो बेसिकली कोटा बना दिया गया है हर जगह पे, हर ऑर्गेनाइजेशन में, कि खवातीन का होना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। तो आप कहीं भी जाएंगी, किसी भी बैंक के अलावा भी कहीं भी आप जाएंगे, आपको वहाँ पे खवातीन लाजमी दिखेंगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। बहुत सारे मौके हैं अब खवातीन के लिए, इतने मौके आगे बढ़ने के लिए। मेरा ख्याल है अगर कोई थोड़ी, अब तो मेल को होना शुरू हो गया है ना कि खवातीन कम काम कर रही हैं। अब तो मेल को ये कम्प्लेक्स होना शुरू हो गया है कि भाई फीमेल्स को जो कोई जॉब मिल जाती है, मेल को जॉब नहीं मिलती। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि बहुत कम खवातीन हैं जो इस तरफ आती हैं। बैंकिंग सेक्टर में आप बात हाँ, बैंक की बात कर लें या ओवरऑल भी बात कर लें, खवातीन कम ही नजर आती हैं। अगर साउथ पंजाब की बात कर लें तो इसमें तो आपको कल्चर कम ही नजर आता है कि खवातीन काम कर रही हैं। कल्चर कम नजर आता था, लेकिन मैं फिर दोबारा वही वाली बात करूंगी कि अब आपको हर जगह पे, हर ब्रांच में, आप किसी भी ब्रांच में चले जाएं, आपको खवातीन नजर आएंगी, और एक खातून नजर नहीं आएगी, हम पे 2 से 3 होंगी। कैश काउंटर के अंदर भी होगी, सेल्स में भी होंगी, ऑपरेशंस में भी होंगी। और ये जो आपने मार्केट विजिट के बारे में बात की, तो कोई मसले वाली बात नहीं होती इसके अंदर। कभी कभार कस्टमर वॉकिंग भी आ जाता है, वॉकिंग से भी हो जाते हैं, पोर्टफोलियो दिया हुआ होता है, वो भी खातून की अपनी मर्जी होती है, कोई उनके ऊपर फोर्समेंट नहीं होती कि आप बाहर जाएं, बाहर निकल के जाके लेके आएं।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ऐसा बिल्कुल अच्छा, नहीं होता। ठीक हो गया। अच्छा, क्योंकि खातून होती है, उसने बाहर भी काम करना होता है, घर भी संभालना होता है, बच्चे भी देखने होते हैं, बड़ी चीज़ें होती हैं, तो जॉब के साथ घर संभालना कितना दुश्वार रहा आपके लिए? अगर मैं जेनेरिक टर्म में बात करूं, स्पेसिफिकली मैं अपने बारे में बात ना करूं, अच्छा, तो ख़वातीन के लिए ये मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये वाली बात सही है कि मैं अगर घर से बाहर निकली हूँ और मैंने बैंक भी देखना है, कस्टमर डीलिंग भी करनी है, घर आके मैंने बच्चे भी संभालने हैं और लंच भी, डिनर भी तैयार करना है, फिर पार्टीज वगैरह में भी जाना है, शादी में भी जाना है, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। लेकिन हमें इस चीज़ को अपने जहन में रख लेना चाहिए, हमारे स्पाउसेस को, हमारे पेरेंट्स को, हमारे जितने भी इन लॉज हैं या मेका जो भी सिस्टम होता है एक खातून के साथ जितने बेटे इन लोग होते हैं, उनके जहन में एक बात आनी चाहिए और ये होनी चाहिए कि जो वर्किंग लेडी होती है वो पूरे घर को, ख़ानदान को और ऑफिस को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाती। उनको सपोर्ट करने की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, जब हम ये कहते हैं कि ख़वातीन शना शना खड़ी हुई हैं, वी आर रेडी टू हेल्प। हमें किसी का फाइनेंशियल मसला है, इट्स ओके, हम लोग फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए ओके होते हैं, रेडी होते हैं। लेकिन फिर आप आके से ये एक्सपेक्ट करें ओके फाइन, अब आया उतार के साइड पे कर दें, चादर उतार के साइड पे कर दें, किचन में आ जाए, बच्चे आ जाए, घर के काम, तो बच्चे ये बहुत ही अनरियलिस्टिक बात है। आखिर वो भी एक इंसान होती हैं, रिबॉट नहीं होती। लेकिन हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में बहुत सी खवातीन इससे गुजर रही हैं, बिल्कुल उनको ऐसे ही घर है। से सपोर्ट नहीं होती, पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं होती, इन लॉज की तो बात दूर की है। बहुत सी मैंने अपने आसपास बड़ी खवातीन ऐसी देखी हैं जिनको बाहर निकलते हुए बड़ी मुश्किलात का सामना है अभी भी। उनको पेरेंट्स से इजाज़त नहीं होती, फिर वो बड़ी मुश्किल से परमिशन लेती हैं, तो वो चीज़ें उनको प्रोवाइड नहीं की जाती। तो क्या कहेंगे ऐसे पेरेंट्स को या ऐसी खवातीन को जितने मुश्किल हालात में भी काम कर रही हैं? अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें आती हैं। पहली बात तो ये है कि जब आपने बात की कि पेरेंट्स जो है ना परमिशन नहीं देते, देखिए पेरेंट अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, चाहे वो बेटा है या बेटी है। ठीक है, जो ऐसे पेरेंट भी होते हैं जो कि बेटों के ऊपर बहुत अच्छा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, पर उनके जहन में ये नहीं होता कि जो उनकी इलाज चलनी है उसे खातून नहीं लेके चलना होता है। ठीक है, जब आप अपनी बेटी को पढ़ाएंगे तब मतलब ऑब्वियसली वो आपकी ग्रैंड बच्चों को भी आपको वो एजुकेट कर रही होगी। ठीक है, हम उनको BS करवा रहे होते हैं, MS करवा रहे होते हैं, फिर उनको कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे होते। ठीक है, उन पर ट्रस्ट भी नहीं कर रहे होते। एक घर ऐसा भी होगा कि वहाँ पे उनकी बेटी ने गोल्ड मेडल लिया हुआ होगा। ठीक है, लेकिन उनकी घर का जो कल्चर होगा वो ये होगा कि नहीं, बेटे ने बाहर जाके जॉब नहीं करनी। ठीक है, तो फिर उस खातून को समझना चाहिए कि ओके फाइन, मेरे पेरेंट्स मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हैं, मुझे एजुकेट तो कर रहे हैं, बट मुझे अपनी ये जो बाहर जाने की जो जस्तजू है या आगे बढ़ने की जस्तजू है, मुझे आगे नहीं जाना। ठीक है, ख़वातीन को भी अपने फैमिली कल्चर को समझना चाहिए, हर डिफरेंट फैमिली कल्चर होता है। ठीक है, और फिर पेरेंट को भी चाहिए कि अगर कोई आगे आने वाला ज़माना इस तरह से है कि कोई मेल नहीं है, कोई फीमेल नहीं है, हर जगह पे हर जॉब जो है ना वो कोई भी बंदा कर सकता है। ऐसे कोई मैं बुरी इस बात पर तो अगर कमेंट करूं, देखें जी, जो वालिदैन की कभी भी ख्वाहिश नहीं होती कि उनके बच्चे आगे ना बढ़ें। एग्जैक्टली, बच्चियों के लिए भी उनकी ख्वाहिश होती है, आप पढ़ाते क्यों हैं, इसलिए पढ़ाते हैं ना कि उनको एम्पावर कर रहे हैं वो। अच्छा, अब ये वो बाहर निकलने के लिए अगर आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन है या कंस्ट्रेंट्स हैं, बुनियादी तौर पर वालिदैन के ज़हन में सेंस ऑफ प्रोटेक्शन होती है कि बच्चों को हम बाहर भेज रहे हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ है, नहीं है, वल्नरेबल है ना सोसाइटी में। तो एक तो ये एलिमेंट है कि वो बाहर निकालते हुए बच्चों को घबराते हैं। दूसरा ये है कि अभी आपने कहा कि जिम्मेदारी एडिशनल आ जाती है। अच्छा, हमारे यहाँ ना एक रिवायती तौर पर, अब वैसे दुनिया में ट्रेंड आ रहा है कि ख़ानदान के सारे लोग काम करेंगे तो निज़ाम चलेगा, अदरवाइज मुमकिन नहीं है कि एक आदमी कमाएगा। मतलब ऐसा नहीं होता ना कि एक कमाए और 10 लोग बैठ के खाएं। ये पहले चलता रहा ना, पाकिस्तान में तो यही हालात थे कि एक कमाता था, 10 बैठ के खाते थे। इसीलिए तो हमारे पास इस तरह के मौके नहीं है, और फिर हम कहते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, हम लोग मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि एक बंदा था, ठीक है, और 4-5 लोग थे। अब जो है ना, तो अब घर के 6 अफराद है, 6 अफराद को जो है ना वो काम कमाएंगे तो चलेगा। अगर आपने अच्छा रहना है तो खवातीन के लिए ना बड़ा अच्छा है काम करना ना। उसके 2 पहलू हैं, एक तो ये कि अर्निंग हो गई, दूसरा आप ये देखें, थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखें। अभी आपने खुद कहा कि मुझे सुबह जो है मैं उठूं तो मुझे सबसे बड़ा मुश्किल काम लगता है कि जी मैंने मेकअप करना है। ठीक है, मतलब आपने तैयार होना है ना, ये मुश्किल काम लगता है ना। अच्छा, जो खवातीन जॉब्स करती हैं या कोई बिजनेस करती हैं, कोई भी किसी तरह का काम करती हैं, तो उनको तैयार होना पड़ता है। अच्छा, खवातीन को ऐसे ही होना चाहिए। अब आप जरा कंपैरिजन करके देख लें
कि जिन्होंने कोई जॉब नहीं करनी, घर से बाहर नहीं निकलना, तो ऑल टाइम 24 आवर्स वो उसी हुलिये में होंगी, उसी अंदाज घर वाले हुलिये में, ठीक है ना। सर इस पे वापस आएंगे, वक्त होता है ब्रेक का। हैव अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम बात कर रहे हैं आज ख़वातीन के हवाले से, और ख़वातीन ज़रूर बैठ के देख रही होंगी इसको। सर आपकी तरफ आते हैं, हम देखते हैं, सुनते हैं, ख़बरों में पढ़ते हैं कि भाई महंगाई कम हो रही है, फिगर्स नीचे आ रहे हैं, लेकिन आवाम की बातें और दुआई वहीं के वहीं हैं कि भाई रिलीफ नहीं मिल रहा, महंगाई कम नहीं हो रही, तो ये उनको रिलीफ कब मिलेगा? देखिए, एक तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ना कि महंगाई की शरह कम हो गई है, इसको भी थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ये महंगाई की शरह कम नहीं हुई, महंगाई बढ़ने की शरह कम हुई है। बैंकर हैं, समझती हैं कि जिस स्पीड से बढ़ रही थी, अगर वो 38% से बढ़ रही थी, अगर वो 6% पे आई है, तो बढ़ने की शरह कम हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें महंगाई कम हो गई। एग्जैक्टली, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ चीज़ परचेज करने के लिए जाते हैं और उसकी पिछले साल कीमत थी 100 रुपये, ठीक है, अब इस साल कीमत जो है ना वो होगी 150 रुपये, लेकिन अभी अनाउंसमेंट होगी कि उसकी कीमत जो है 140 रुपीज़ हो जाएगी। तो वो जो मैंने बात की है कि महंगाई 40 रुपीज़ इंक्रीज तो हुआ है ना, ठीक है, तो महंगाई तो हुई है, लेकिन 50 से 40 पे आना सिर्फ वो शरह कम हुई है, शरह कम में है तो महंगाई तो वैसे मौजूद है। दूसरा एक बड़ा पहलू ये है कि हमारे यहाँ ये जो एक सैलाब आया ना अचानक महंगाई का, इसका बड़ा सबब जो है वो हमारी करेंसी का डिवैल्यू होना था। हमारे पास 100 रुपये का डॉलर था, वो अचानक 300 रुपये पे चला गया, और उसके 300 रुपये पे जाने पे अब आप देखें कि हम क्या क्या कुछ बाहर से मंगवाते हैं। हम तेल बाहर से मंगवाते हैं, पेट्रोल जो है, पेट्रोल डीजल फ्यूल जो है वो बाहर से आता है, हमारी गैस बाहर से आती है, हमारी अद्वियात बाहर से आती हैं, हमारी दालें बाहर से आती हैं, हमारी चाय बाहर से आती है, हमारे खाने का तेल बाहर से आता है। एक तवील फहरिस्त है। जब हम सब कुछ बाहर से मंगवा रहे हैं तो जो चीज़ हमें 100 रुपये में पड़ रही थी वो 300 रुपये में हो गई, क्योंकि डॉलर और हमारी करेंसी हमारे पास तो जो है वो भी हम बाहर से मंगवा रहे हैं सर। अच्छा, एक ये पहलू है, हमारे पास नहीं है इसलिए बाहर से मंगवा रहे हैं। हमारे पास किल्लत हो जाती है, जिस चीज़ की किल्लत है जाहिर है हमने बाहर से मंगवानी है, तो हम ज़राई मुल्क होने के बावजूद अपनी जो ज़राई प्रोडक्ट्स हैं वो भी बाहर से मंगवा रहे हैं। मजबूरी हमारे पास नहीं है, वो भी हमारे पास नहीं है। देखिए अभी कुछ दिनों में जो वीट के साथ हुआ है, ये तो अनरियलिस्टिक और नहीं होना चाहिए। तो ये एक पहलू है कि बाहर से जो चीज़ें आ रही हैं वो महंगी है। दूसरा अहम मामला ये है कि हमने बहुत सारी महंगाई ना खुद कर रखी है। मेरा ख्याल कि हमारे जो दुकानदार हजरात हैं वो अगर नाराज़ ना हों तो उनका जो मार्जिन है, प्रॉफिट है, उसकी शरह काफ़ी ज़्यादा है और उन्हें इसको रिड्यूस करना चाहिए। आप ये देखें कि दीन भी आपको कहता है कि आप एक मुनासिब जो है शरह के साथ मुनाफा लें। हमारे यहाँ ये जो इस्तेहसाल हो रहा है वहाँ पर दुकानदार की सतह पर, ये बहुत ज़्यादा है। इसको भी रोकने के लिए ना सिर्फ हमें अपना इंडिविजुअल अपना रोल प्ले करना चाहिए, बल्कि हुकूमत को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। आप ये देखें, आप कोई चीज़ खरीदते हैं, आप देखेंगे आपको उसके ऊपर प्राइस ढूंढनी पड़ती है, बड़ी मुश्किल से ऐनक लगा के आप बड़ी मुश्किल से आपको प्राइस, इसमें आपको टैक्स एडिशन लाजमी नजर आ जाएगा। अच्छा, आप ये कानून साजी करें ना कि बड़े हुर्फ के साथ पैसे लिखे हुए होंगे, बड़े वाजे लिखे होंगे। अच्छा, आपको पता नहीं है, आप बहुत सारी चीजों के पैसे भी नहीं लिखे हुए ना, आप काउंटर पर जाएंगे आपको पता लगेगा कि जी कितने पैसे। अच्छा, मजे की बात यह है कि इन प्रोडक्ट्स की जो मार्केटिंग है ना वो भी कमाल तरीके से, उस पर ये लिखा हुआ होता है कि 20 से 30 रुपए की बचत के साथ आपको दिया जा रहा है। भाई एक्चुअल प्राइस क्या है? तो प्राइस का मेजर हरूफ में लिखी होनी चाहिए, बड़े हरूफ में लिखी होनी चाहिए हर चीज़। इसमें हुकूमत कानून साजी करे ना कि भाई मैं खरीद रहा हूँ शायद 200 रुपये की है, 200 रुपये वाजे लिखे हुए हूँ और उसमें टैक्स भी अगर है वो आप बेशक वो छोटा लिख देंगे, इसके इंक्लूडिंग है, अब उसमें फिर वो वाजे लिख देंगे कि भाई ये टोटल पैसे इतने बनते हैं, ताकि मुझे पता हो कि मैं इतने की खरीदनी है। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ जो निज़ाम था प्राइस कंट्रोल का वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। ठीक है, हम चंद प्राइस मैजिस्ट्रेट के जरिए जो है प्राइस कंट्रोल करना चाह रहे हैं, वो नहीं हो रही। हमने एक और मैकेनिज्म अडॉप्ट किया कि जी तलब और रसद का जो कानून जिसको हम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं कि डिमांड एंड सप्लाई के जरिए कि भाई जब सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो खुद ब खुद जो है प्राइसेस कम आ जाएंगी। लेकिन हमारे यहाँ मंजर ये हुआ कि हमारे यहाँ तो माफियाज है ना, होर्डिंग शुरू हो जाती है कि वो चीज़ निकालते ही इतनी है
कि वो सप्लाई कंट्रोल में रहे। तो ये निज़ाम भी नाकाम हो गया, हमने देखा। अच्छा, दुनिया में सब कामयाब है, हमारे यहाँ क्योंकि हम माफियाज को कंट्रोल नहीं कर सके ना। आप देखें ना कि कौन तय करता है कि दाल मसूर की कीमत ना ये होगी, ठीक है, वही तय कर रहा है ना जिसके पास वो होर्डिंग पड़ी हुई है, दाल पड़ी हुई है, वो तय करके भेजता है कि जी इतनी मैं भेजूंगा कि वो एक जो प्राइस है उसकी ये बरकरार रहे, इसी पर स्टोरेज है उसमें आगे स्टोर हो जाता है। तो इस प्राइस कंट्रोल का जो मैकेनिज्म है इसको पूरे को बदलना होगा और कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा कि ऐसा कोई निज़ाम हो जिससे लोगों को रिलीफ मिल सके। अगर हम नहीं करेंगे तो जाहिर है लोग पिस रहे हैं, लोग मुश्किल हालात का शिकार है। एक और जो मामला आप ये कह रही हैं कि ना महंगाई को जो है वो इतना मुतासर कर रही है लोगों को कि लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी नामुमकिन हो गई है, ठीक है। अब किसी ज़माने हमने डिपो सिस्टम था, आपको शायद याद नहीं होगा, यूटिलिटी स्टोर्स आए थे, डिपो सिस्टम था, हुकूमती सतह पर डिपोज बनाए गए थे, हर यूनियन काउंसिल की सतह पर गली मोहल्लों में डिपोज होते थे और वहां पर आपको सब्सिडी दी जाती थी शायद, कंट्रोल रेट पर ना आपको बुनियादी चीजें, आटा, चीनी, दाल, चावल, घी, ये वहां से मिल जाता था। तो सर ऐसा आजकल अभी भी हो रहा है। अभी जब हम लोग ग्रोसरी करने के लिए जाते हैं वहाँ पे डीसी काउंटर लगा हुआ होता है, लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड चीजें रखी होती हैं। अगर डीसी काउंटर अच्छा हो तो वहां पर तो इतना रश लगा होना चाहिए कि हर बंदा खरीद रहा हो। बट वो सिर्फ एज समझने के एक विजुअल की तौर पे लगा हुआ होता है। हर जगह डीसी काउंटर होगा, पिक्चर भी होगी, बट बंदा वहां पर नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि लोगों का डिस्ट्रस्ट है। अच्छा, अब इसका बेहतरीन निजाम ये है कि हमारे पास डाटा मौजूद है ना, हम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत भी तो लोगों को पैसे दे रहे हैं, डाटा मौजूद है कि गरीब लोग कौन हैं, मुतवसत कौन हैं, किन के पास आमदनी कम है। तो हमें ये जो बुनियादी अशिया ज़रूरियाँ हैं जिसमें घी है, चाय है, चावल है, हमें अफराद के एतबार से, एक फैमिली है 10 मेंबर्स हैं उसके, तो 10 मेंबर्स का हम कोटा बना दें कि उनको ये आइटम्स मिलने, ये अशिया मिलनी है, पैसे ना दें उनको ना। देखें, जो इमदादी रकम लेके जाते वो क्योंकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, मेल हेड जो है घर का सरबराह है, वो पैसे उसके पास चले जाते हैं, वो खवातीन को उसके खर्च करने का अख्तियार भी नहीं होता। वो अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी खर्च करें, वो घर के अंदर जो भूख की कैफियत है वही मौजूद है। तो इसको हमें बदलना चाहिए, इसका ऐसा कोई निज़ाम लाएं ताकि वो अफराद के एतबार से, जितने लोग हैं फैमिली के, उनके एतबार से उन्हें खाने पीने की अशिया मुनासिब निरखों पर। ठीक हो गया। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, मोहम्मद हिलाल खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं बहावलपुर से बोल रहा हूँ मैडम। जी, मैं ये प्रोग्राम देख रहा हूँ। हमारे बहावलपुर के अवाम का सबसे बड़ा अहम मसला है प्राइस कंट्रोल के हवाले से जी। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारे जो यंग पर्सन तशरीफ फरमाया आपके पास, इनसे ये क्वेश्चन मेरा ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हवाले से मरियम नवाज साहबा ने प्राइस कंट्रोल कमेटियां बना दी हैं हर जगह पर, लेकिन दुख और अफसोस की बात ये है कि आवाम की पहुंच से उनका एक्शन अभी तक बहुत दूर नजर नहीं आ रहा। यहाँ लोगों ने बदमाशी फैलाई हुई है। यहाँ कंडीशन ये है कि बहावलपुर के अंदर 1200 रुपए का कट्टे का गोश्त दिया जा रहा है, मुर्गी 700-650 रुपए किलो के हिसाब से मिल रही है और गवर्नमेंट की मतलब मैंडेटो क्यों उनकी नाकाम है। हालांकि प्राइस कंट्रोल लोगों को पूरे अख्तियार मिलने चाहिए, इनको चाहिए मौके पे जुर्माने करें। और यहाँ कंडीशन ये है कि हमारी प्राइस कंट्रोल कमेटियां जाती हैं और वो कोई सियासी सिफारिश आ जाती है, उसके बाद छोड़ के उसको आ जाते हैं। इस तरह तो ये लोगों की महंगाई आप गवर्नमेंट की तो कामयाब नहीं हो सकती, गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। महंगाई इतनी हो चुकी है, हर बंदे का अपना रेट है। जहाँ आप मुर्गी की दुकान पे चले जाए, 7 वाला रेट कह रहा है 550 रुपए, उसके पास 650 रुपए, उसका अपना रेट है। सब्जी की कीमतें आसमान से बातें कर रही है, कोई बंदा पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसान हाल नहीं है गरीब आदमी का। यहाँ ये गरीब लोगों के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की विजन है, हमारी पंजाब हुकूमत की मरियम नवाज साहबा का अपना मिशन है, वो ये मिशन लेके आई है। खुद मियां नवाज शरीफ साहब मैंने देखा था, खुद रोटी के लिए लाहौर की सड़कों में देते रहे हैं, सड़कों हर जगह पे बाप बेटी ने चेक किए जाके। तो मैं गुजारिश करूंगा कि पंजाब में मुल्तान हो, बहावलपुर हो, लोधरा हो, इनको चाहिए यहाँ की प्राइस कंट्रोल कमेटियों की जो इंतजामिया के हालात है जरा थोड़ी सख्ती करें। अभी तक इनका कोई बज़ाहिर काम कर रही है कमेटियां, लेकिन वो सिर्फ कागजात की हद तक है। वो कहते हैं कि वो लुक्स बिजी बट डू नथिंग आदत के साथ, नमाजी पानी का उजाड़ा कोई नजर आ रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। हम इस पे बात करते हैं। जी बुखारी साहब क्या कहेंगे? उन्हें बाप बेटी से बड़ी शिकायतें। देखिए, ये एक उन्होंने रिप्रेजेंटेशन की है आम आदमी की ना, कि उसकी क्या सेंटीमेंट्स हैं, वो कहाँ खड़ा हुआ है, और ये सच्ची बात है
हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि आम आदमी की ज़िंदगी जो है बड़ी मुश्किल हो गई है, उसके लिए वक्त गुजारना। आप देखें दवाइयों के निर्ख जो है वो कहाँ चले गए हैं, बीमारियाँ इतनी फैल रही हैं, खुराक की सूरत हाल दस्तियाब नहीं है लोगों को। हम जो बच्चों को दूध जो है जो उनके लिए बुनियादी ज़रूरत है वो हम फराहम नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो अमली कैफियत ये है। और ये बात सही है इनकी कि हम प्राइस कंट्रोल का जो मैकेनिज़्म मैं खुद भी कह रहा था कि वो रिजल्ट नहीं दे पा रहा, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा। इसका मतलब ये है कि हमें कुछ बड़ा सोचना होगा। एक तो ये है कि हमारे यहाँ ना कोई ऐसे इदारे नहीं है जो पॉलिसी मेकिंग में गवर्नमेंट की सपोर्ट करते हों। दुनिया भर में ऐसा होता है, जिनको हम थिंक टैंक्स कह लें या कोई भी नाम दे दें, कि वो बैठ के सोचते हैं कि अगर ये मसला आ गया है तो इसको कैसे हल करना है, और वो अपनी वर्किंग करके अपनी रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट को भेजते हैं कि इसको इस तरह हल किया जाए। तो ये प्राइस जो मैकेनिज़्म है ये बहुत बड़ा इशू उभर कर सामने आया है। लेकिन अभी तक हम हमारी हुकूमतें जो इकदाम कर रही हैं वो रिवायती इकदाम हैं। यही प्राइस कंट्रोल का मैकेनिज़्म बरसों से चला आ रहा है, उसी को हम तेज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहे। और एक आबादी का इतना फैलाव है, मशरूम ग्रोथ है, और उसमें ये चंद लोग अगर प्राइस कंट्रोल के लिए बाहर निकले हुए हैं तो ये कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसे ही है कि जैसे हम मिलावट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बताएं कि तमाम अशिया में बिला खौफ जो है वो मिलावट हो रही है, और जो इदारा है उसके पास एक कैपेसिटी है ना, कितने दुकानों को चेक कर लेगा। ठीक हो गया, वक्त होता है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से शुरू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से। आवाम को बड़ी मुश्किलात का सामना है महंगाई के हवाले से, कि महंगाई कम नहीं हो रही, और अल्लाह से दुआई कर सकते हैं कि हालात मुल्क के बेहतर हो जाए। अमजद साहब, आपकी तरफ वापस आएंगे। हम देख रहे हैं कि नेशनल हॉस्पिटल मुल्तान में HIV के केसेस सामने आए हैं। इतनी बड़ी गफलत कैसे बरती जा सकती है? देखें, ये एक केस सामने आया है, इसको आप एक टेस्ट केस पर ले लें और आप ये देखें कि निश्तर तो एक बड़ा हॉस्पिटल है ना, जहाँ पर इतना बड़ा सेटअप मौजूद है, इन्फेक्शन रोकने के लिए भी जो है बड़े इंतज़ामात हैं, डॉक्टर्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स भी बहुत बड़ी है, इक्विपमेंट भी हैं। तो हमारे जो बाकी हॉस्पिटल्स हैं, आप ज़रा तसव्वुर करें वहाँ क्या हाल होगा। तो हमारे यहाँ ये जो हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पर इन्फेक्शन फैल रहा है, मुसलसल इन्फेक्शन फैल रहा है। ये HIV सामने आया है। बाकी रूटीन में आप देखें बहुत सारे हॉस्पिटल आप देख के हैरान हो जाएंगी। आप तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल पे चले जाएं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल पे चले जाएं, वो ऑपरेशन हो रहे होते हैं, ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा तक खुला होता है, लोग आ जा रहे होते हैं अंदर। यहाँ एक हॉस्पिटल है, मैं उसका नाम नहीं लेता क्योंकि इश्यूज़ होंगे, लेकिन वो एक हॉस्पिटल में कुछ एक डॉक्टर साहब 300-400 ऑपरेशन रोज़ाना के आँखों के करते हैं। ठीक है, उसमें वो तसव्वुर ही नहीं है कि भाई वो दरवाज़ा बंद हो और वो बाहर ही लाइन में खड़ा करके वो दवाई डालते जाते हैं और ऑपरेशन करते जाते हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा बड़ा मसला जो है हॉस्पिटल का वो इन्फेक्शन है। वो दुनिया भर में इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए कोशिश की जाती है, और HIV अगर वहाँ से फैल जाए तो लोग जो सरकारी हॉस्पिटल्स में, किसी हॉस्पिटल में ये महसूस करके आते हैं कि हम एक महफूज जगह पर जा रहे हैं, जहाँ हमारा इलाज होगा और हम महफूज हाथों में होंगे। अगर वहीं से कोई बंदा अपना डायलिसिस करवाने आए और अपने साथ एड्स लेके जाए तो आप सोचें उसकी अपनी क्या सूरत हाल होगी, और वो जिस माहौल में रह रहे हैं बाकी लोगों से वो मिलजुल रहे हैं तो वहाँ क्या सूरत हाल होगी, और पैनिक जो है उसकी सूरत हाल का भी अंदाज़ा आप कर लें। तो ये इसको मैंने जैसे आपको कहा कि हुकूमत पंजाब को टेस्ट केस के तौर पर लेना चाहिए, और इस चले ये एक वाक़या सामने आ गया, वरना ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, लोग खामोशी से सह रहे हैं। तो आप इसको बुनियाद बना के तमाम हॉस्पिटल्स के SOPs दोबारा से मुकर्रर करें, और कम से कम ये जो ऑपरेशन थिएटर्स की सूरत हाल है उसको, और वहाँ पर उस माहौल को इन्फेक्शन फ्री करें, कम से कम इतनी सतह पर ले जाएं कि वो लोगों के लिए, लोगों की ज़िंदगी के लिए जो है वो ख़तरनाक ना हो। ठीक हो गया, आपकी तरफ वापस आते हैं। वैसे तो हमने इसमें बात की कि ख़वातीन, आपने कहा कि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, हर जगह नज़र आती है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखें कि ऐसे कौन से इदारे हैं जहाँ पर ख़वातीन को मुश्किलात होती हैं, उनके लिए रुकावटें हाइल हैं? किस तरह की रुकावटों के बारे में हम स्पेसिफिक रुकावटों के बारे में बात कर लेंगे? खवातीन को कहीं भी काम करने के लिए कोई मुश्किलात पेश आती होंगी, ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि कहीं ना होती होंगी। मुश्किलात तो हर जगह पे ही मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। मुश्किलात तो आपके ये समझ लें कि मेल को भी होती होगी, बट मेल को उस तरह से डिस्कस नहीं किया जाता। वैसे आप दोनों खवातीन हैं,
आपके ख्याल में ख़वातीन का आगे बढ़ने में सबसे बड़ा मसला क्या है, रुकावट क्या है आपके ख्याल सबसे में? बड़ा जो मसला जो है ना वो मैं ये समझती हूँ कि आपको बैक एंड पे सपोर्ट है, ठीक है। यही स्पोर्ट आगे ले जाती है, यही स्पोर्ट आपको स्टॉप पे कर देती है, वापस ले आती मेरी राय ये है कि डिफरेंट स्पोर्ट में आगे ना बढ़ने की सबसे बड़ी वजह जो है उनकी मोबिलिटी अच्छा ना होना है, सबसे बड़ी वजह कि वो आसानी से ट्रेवल नहीं कर पा सकते। सब ये भी है सबसे बड़ा मसला आप ये देखें, अगर आपको पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी नहीं है, आप बैठे हुए हैं ना, आपने इंतजार करना है कि कोई आपको ले जाए, कोई आपको छोड़ जाए, ठीक है। मर्दों के लिए ये इशू नहीं है। हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, जिस तरह के जमाना सही है, तो बहुत बड़ा मसला है। इलेक्ट्रिक स्कूटीज आ गई हैं, फिर आपने देखा होगा लेकिन बहुत सारी खवातीन बहुत कम है स्कूटीज सर। आ गई हैं, देखिए इलेक्ट्रिक स्कूटीज आ गई आई है ना, मतलब बाइक ड्राइव कर रही है, 10-20 हज़ार स्कूटीज आई है ना, मतलब उनकी शरह कितनी होगी? 1% भी नहीं होगी। देखिए अच्छा, ये वाली बात इससे बड़ी इंपॉर्टेंट बात हाँ। कि आप ये देखें हमारे देहात में हर घर में साइकिल खड़ा हुआ है, ऐसे ही है, ठीक है ना, सवारी तो मौजूद है, लेकिन खवातीन को आपने साइकिल चलाते हुए देखा है कभी? साइकिल की बहुत बात कम पैदल जा रही होंगी। साइकिल की बात आपने बड़ी खूबसूरत कर दी। ये सारा जो है ना आपकी फैमिली का कल्चर, आपके घर का कल्चर है। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं 9th-10th से लेकर और अपने कॉलेज जितना भी सिस्टम था सारा स्कूल पे गई हूँ। मेरी सिस्टर भी स्कूल पे गई हैं मेरे कजन्स भी सब लोग स्कूल पे गए हैं। इस टाइम जो मेरी कज़न है वो 9th और 10th में पढ़ी है, वो स्कूटी में जाती है। तो मेरे पेरेंट ने तो हम पे ट्रस्ट किया है और ये सूरत-ए-हाल बेहतर हो रही है, मतलब शरह कम है सर, ये कह रहे हैं। मजबूरी देखें तो मोबिलिटी ये तो हम लोगों ने कॉन्फिडेंस देना है खवातीन को कि आप चलें। और अगर मैं चूंकि रोड पे अगर हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो जो मेल लोग हैं वो रास्ता दे रहे होते हैं फीमेल को कि ये ले पहले आप गुजर जाएं, वो रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं फीमेल को। इस्तेमाल करती हैं? जी आप स्कूटी इस्तेमाल करती हैं? आई नो हाउ टू ड्राइव, लेकिन मेरे पास करती कार हैं। है इसलिए मैं अच्छा, कार चलाती हूँ, नहीं, बट मैंने रोड पे साइकिल चलाई भी है। जो मेल मेंबर्स हैं जिनके पास कार भी है वो फिर भी मोटर बाइक इस्तेमाल करते हैं, जहाँ इजी आपने स्कूटी इस्तेमाल की नहीं की ना? अच्छा, आप करना चाहेंगी? 10 दफा सोचिए, मुझे घर से परमिशन ही नहीं होनी। एग्जैक्टली, दिस इज द पॉइंट कि आपको घर से परमिशन नहीं है। अच्छा, घर से परमिशन क्यों नहीं है? घर वाले परमिशन देना चाहते हैं ना, उनको ये इशू नहीं है कि भाई स्कूटी चलाने से क्या मसला होगा, मतलब उनको सेंस ऑफ प्रोटेक्शन है कि अगर ये स्कूटी कि मुआशरा सेफ है, आपने इर्द के हालात पैदल जाने से कहीं बेहतर है आप स्कूटी पे चली जाए, ठीक है। अच्छा, जो खवातीन देहात में मौजूद हैं वो पैदल तो ट्रेवल कर रही हैं, वो काम काज के लिए आ जा रही हैं, लेकिन वो पैदल जाना उनके लिए अलाउ है, लेकिन वो साइकिल पर नहीं जा सकती। वो साइकिल पर ज्यादा महफूज होंगी अगर वो पैदल जा रही हैं। तो ये एक माइंडसेट है, और ख़ास तौर पे हमारी जो मोबिलिटी की, खवातीन की मोबिलिटी की कंस्ट्रेंट्स हैं ना, जो रुकावटें हैं, जो भी है, अभी आपने डिस्कस किया कि ये माइंडसेट की बात है। अगर हम देहात की पोर्शन को निकाल लेते हैं और इस्लामाबाद और कराची चले जाते हैं तो वहाँ तो इस तरह का माइंडसेट है ही नहीं। वहाँ पे तो खवातीन भी चला रही हैं, मेल भी चला रही हैं। 1-2% है ना, मतलब उनकी शरह जिस तरह होनी चाहिए आबादी। यही तो बात हमें जब हम लोग ये खवातीन से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारे शर्म खड़ी हुई होंगी, या जहाँ पे मेल काम कर रहा है वहाँ फीमेल भी काम कर सकती हैं, तो हमें उनको ये बार भी कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि आप भी खुद ड्राइव कर सकती हैं। चलें, इसको थोड़ा सा इस तरह ले लेते हैं कि आप मोबिलिटी जो है वो जरूरी नहीं सवारी पर हो, मोबिलिटी पैदल भी हो सकती है ना। पैदल भी हो आप मुझे बताएं, रात 9 बजे 10 बजे एक चौक से दूसरे चौक तक खातून अकेली ट्रेवल कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती, ठीक है ना। उसमें वालिदैन का भी इशू नहीं है, आप एक तरफ रख लें। सोसाइटी जो है वो आपको स्पेस नहीं दे रही। एग्जैक्टली, यही और तो ये मोबिलिटी की स्पेस नहीं ये दे रही। चीज है। आप अगर आपको आने जाने की आज़ादी हो ना, जिस तरह मेल को है, अगर आप सारी खवातीन को वो आज़ादी मिल जाए तो आप देखें कि मुल्क भी बड़ी तेजी से तरक्की करेगा। तो सारे हाथ जो है वो काम के लिए करने मसला ही यही है ना कि आपका मुआशरा इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। देखिए, माशरा बनता ही हम लोगों से है, और इस चीज़ को जो है ना फिर तो हमें इस तरह के इकदाम करने चाहिए जो कि खवातीन के लिए सेफ्टी होनी चाहिए। ठीक है, हम लोगों ने कॉलोनीज के आगे गेट्स लगा दिए, गार्ड्स बैठा दिए, हम कहते हैं कि सोसाइटी से बनी नहीं है कि यहाँ पे गार्ड्स हैं और यहाँ पे गनमैन भी खड़े हुए होते हैं। पार्क्स बना दिए गए हैं कि खवातीन जो है ना वो आप शाम को मगरिब के बाद चाय टहल सकती हैं। ठीक है, तो क्या है कि उस सोसाइटी का एक कल्चर बना दिया गया है, ठीक है, बैरियर्स लगा दिए गए। अगर हम इसको पूरे मुल्क पे इम्प्लीमेंट करना चाहें तो गवर्नमेंट पाकिस्तान को इस तरह के इकदाम करने चाहिए, ठीक है कि वो खवातीन को सेफ्टी प्रोवाइड्स करें। हाँ। इतने आवर्स में जहाँ पे इस खवातीन को ये महसूस होता है कि यार मुझे अकेले ट्रैवल करने में ज़रा मसला है, तो मैं इस तरह का हम लोगों को ही, जो मेल सोसाइटी है उन्हों को ही चाहिए कि वो इस तरह का माहौल क्रिएट करें ताकि खवातीन को सेफ होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच आपका, और सर आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। बड़ी फ्रूटफुल कॉन्वर्सेशन थी और यकीनन देखने वालों को बहुत पसंद आई होगी।
वक्त होता है ब्रेक का। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ नए मेहमान होंगे, नए टॉपिक्स होंगे, नई बातें होंगी। हैव अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर से आपसे खुश आमदीद कहते हैं। और इससे पहले हमने बड़ी अच्छी बातें की, अब भी हमारी जो टॉपिक्स हैं वो बड़े अच्छे हैं। हम एजुकेशन पे बात करते हैं। वैसे तो बच्चों को स्कूल से छुट्टियां होने वाली हैं, लेकिन हम बात करेंगे बच्चों की तरबियत पर। हम बात करेंगे कि घर पे या स्कूल्स में बच्चों की तरबियत कैसी होनी चाहिए, कहाँ ऐसा लेक कहाँ पर है, कमी कहाँ पर आ रही है, क्यों बच्चे को अगर हमने कहना है कि उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है तो वो कैसे किया जा सकता है, इस पर आज बात करेंगे। इसी हवाले से जिन मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है उनका तारुफ आपसे करवा दूं। मुजफ्फर इकबाल है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू कि आपने आज वक्त दिया। और ये एजुकेशनिस्ट भी हैं सर। स्कूल में बच्चों को खुद एतमादी के लिए क्या सरगर्मियाँ करवानी चाहिए? हम ये अक्सर देखते हैं कि बच्चों को ऑब्वियसली घर में कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जो बच्चों में थोड़ा फ़र्क करती हैं, बेटा या बेटी हो। फिर जब स्कूल्स में जाते हैं तो अगर पढ़ाई में कुछ उनका दिमाग इतना नहीं चलता तो वहाँ पर कुछ फ़र्क किया जाता है, तो वो फिर वहाँ पर इन्फीरियर फील करते हैं। तो ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं तो ऑब्वियसली वो एक नॉर्मल बच्चा नहीं कह सकते हम उसको। तो फिर ऐसे बच्चों को खुद एतमादी के लिए क्या करना चाहिए? देखिए ना, ख़ुद एतमादी के हवाले से जब हम लोग छोटे थे तो स्कूल्स में जो है ना ड्रामे होते थे, स्पीचेस होती थी, मुकाबले होते थे। ये जो ख़ुद एतमादी, ये जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है, इसका ताल्लुक़ है बचपन से। मतलब जब बच्चा छोटा होता है तो पेरेंट्स उसमें वो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं। वो कैसे करते हैं कि वो छोटे छोटे टास्क बच्चों को देते हैं और बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं, बच्चों की सुनते हैं, बच्चों के साथ अटैच होते हैं। स्कूल्स में आजकल जो बड़े स्कूल्स हैं उसमें ऐसा है कि स्पीच कंपटीशन होता है, सिंगिंग कंपटीशन होता है। डिफरेंट बच्चों की जो इंटेलिजेंस हैं, हर बच्चा अलग है। कोई बच्चा सबकी जो इंटेलिजेंस है, कुछ लोग जो हैं, कुछ बच्चे वो म्यूज़िक में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छे होते हैं, कुछ की इंटरपर्सनल स्किल बहुत अच्छी होती हैं, कुछ की इंट्रापर्सनल स्किल बहुत अच्छी होती हैं। कुछ लोग जो है ना विजुलाइज करते हैं चीज़ों को, उससे सीखते हैं। तो स्कूल्स मतलब हर किसी ने कोई ना कोई एबिलिटी है, कोई ना कोई स्किल्स हैं। हाँ, स्कूल वालों को ये चाहिए, एज एन एजुकेशनिस्ट हम लोग क्या करते हैं कि टीचर्स को ऐसे ट्रेन करते हैं कि वो हर बच्चे की एबिलिटी को, उसकी कैपेबिलिटी को देखे और उसके मुताबिक उसे ट्रीट करे। अगर एक बच्चा राइटिंग में, रीडिंग में बहुत अच्छा है तो उसे उसके हिसाब से टास्क दिए जाएं। एक बच्चा स्पीकिंग में बहुत अच्छा है तो उसे उसके हिसाब से ट्रेन किया जाए, उसे स्पीच कंपटीशन में आगे किया जाए। सिंगिंग कंपटीशंस होती हैं, डिफरेंट स्पोर्ट्स डे होते हैं और इसके अलावा क्लासरूम के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। ये तो बड़ा मुश्किल हल बता दी आपने। अब अगर 40 की स्ट्रेंथ है या 30 की स्ट्रेंथ है, उसमें अगर एक टीचर आपको पढ़ा रहा है तो वो सारे बच्चों में कैसे ढूंढेगा कि इसमें ये है, मुझे इसके लिए ये करना है। यही तो टीचर मसला है, यही तो प्रॉब्लम है, यही मेन प्रॉब्लम है। लेकिन अब स्कूल्स में मैक्सिमम क्लास में जो बच्चे हैं वो 20 होते हैं, जो स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। और टीचर को ये ट्रेन किया जाता है कि आपने सब बच्चों को अलग अलग ट्रीट करना है और उनका कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करना है, उनको छोटे छोटे टास्क देने हैं। जैसे हमारे दौर में क्या होता था, एक मॉनिटर होता था, अभी प्रीफेक्ट है। अब लीडरशिप स्किल्स जो है ना बच्चों में लेके आ रही हैं। किसी बच्चे को बना दिया कि आप क्लासरूम डिसिप्लिन को देखेंगे, किसी बच्चे को कहा गया है कि आप बच्चों की हैंड राइटिंग को लीड कर रहे हैं, तो आप बाकी अपने जो पीयर्स हैं, अपने जो फेलोज़ हैं, उनकी हैंड राइटिंग को चेक करें। इसी तरह बाकी चीज़ें हैं। ठीक हो गया। मतलब हर बच्चे में कोई ना कोई स्किल है, आपको देखकर ही फिर उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि बच्चा स्कूल में हो तो उसको कहा जाता है कि भाई आप अगर कोई ऐसी हरकत कर दे, कोई गलती हो जाए, पेरेंट्स ने नहीं सिखाया, घर से तरबियत नहीं हुई, घर वाले कहते हैं जिस स्कूल से तरबियत नहीं हुई, तो तरबियत कहाँ से होनी है बच्चे की? अगेन वही क्वेश्चन कि तरबियत जो है वो घर से स्टार्ट होनी है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग एज पेरेंट
हम लोग क्या करते हैं कि कमाने पे हमारा जोर है, फादर का जो जोर है कि वो कमाएगा और एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाएंगे बच्चे का, और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा जो हमने स्कूल में पैसे दे रहे हैं सब कुछ स्कूल वाले ही करवाएं, जबकि ऐसा नहीं है। तरबियत घर से स्टार्ट होनी है। आप लोग जब बच्चों को टाइम ही नहीं देंगे, जब उनके साथ अटैचमेंट नहीं होगी, होता क्या है कि मदर हैं वो घर का काम करती हैं, बच्चों को मोबाइल दे दिया, मोबाइल दे दिया, वो मोबाइल में लगे हैं। फादर आए हैं, बच्चों ने उनसे बात करनी है, उनसे पूरे दिन की रूटीन बतानी है, लेकिन फादर क्या करती हैं कि मैं थका हुआ हूँ और मोबाइल दे दिया और फिर रिलैक्स हो गए। तो इस मामले में जब तरबियत इस तरह से होगी तो स्कूल में क्योंकि करिकुलम भी है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी भी हैं, डिफरेंट चीज़ें चल रही होती हैं, तो बच्चे इतनी जल्दी कोप अप नहीं कर पाते हैं। अगर पेरेंट्स इस चीज़ को समझें कि हमें अपने बच्चों को टाइम देना है, सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चों को सुनना शुरू करें, बच्चों के साथ अटैचमेंट पैदा करें। जितना हम बच्चों के करीब होते जाते हैं उतना जल्दी हमें पता चलता है कि इनको क्या प्रॉब्लम आ रही है। हमारे दौर में प्रॉब्लम कुछ और थी, अब बच्चे इतना डिजिटलाइज हो गए हैं, इतना सोशल मीडिया इन हो गया है कि बच्चों को समझना, कुछ और है। हाँ, अब की प्रॉब्लम कुछ और हैं। और वो जो जनरेशनल गैप है वो इसीलिए है कि हम अपनी थिंकिंग, हम मिलीनियर हैं, हमने जब पढ़ा है उस वक्त हमने तो वो डायल वाला फ़ोन था, और अब देखें बच्चे कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं। जो गेम्स वो देख रहे हैं, जो गेम्स खेल रहे हैं या जो सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, हमें तो उसका आइडिया ही नहीं है। एज पेरेंट हमें तो पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, उसका मिस यूज़ कर रहे हैं या उसका सही यूज़ कर रहे हैं। तो हमें बच्चों को टाइम देना है। आजकल के बच्चों को टाइम नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से वो लीक कर रहे हैं। स्कूल में सेल्फ कॉन्फिडेंस पे तो बहुत काम हो रहा है, लेकिन अब एक 4-5 घंटे में आप क्या क्या करवा लेंगे। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी हैं और एजुकेशन भी है, क्योंकि अभी हमारा सिस्टम वो नहीं है कि हम लर्निंग को बुक्स से अलावा करें। अब जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, जैसे फ़िनलैंड है, जैसे जापान है, चाइना है, ये लोग इस तरह एजुकेशन नहीं दे रहे हैं कि सिर्फ बुक्स पढ़नी है। ये लोग इस चीज़ पे नहीं है। हमारा अभी वही कल्चर है कि ये चैप्टर्स हैं, ये बुक्स हैं, इसमें से पेपर आएगा और ऐसी चीज़ें चलेंगी। इस चीज़ को हमने ख़त्म करना है। लर्निंग जो है वो अनम देखें, हम सब चीज़ों से सीख सकते हैं, हम एक दीवार से भी सीख सकते हैं। सेल्फ ऑब्जर्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जी, ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। हमेशा ये एक कहते हैं कि मसला रहा है या सवाल उठता है कि बच्चों की तरबियत ठीक से नहीं हो रही, बच्चे ऐसे हैं या वैसे हैं, तो फिर उसमें पेरेंट्स का भी बड़ा रोल है कि पेरेंट्स को बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, उन्हें समझने की ज़रूरत है कि बच्चे का क्या सवाल है या उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उस पर वक्त गुजारना बेहद ज़रूरी है। आजकल के पेरेंट्स भी कुछ और ही हैं, बच्चे भी फिर ऑब्वियसली कुछ और हैं। सर, अभी आपने जनरेशन गैप की बात की, इस जनरेशन गैप से भी बहुत से मसले जन्म ले रहे हैं। पेरेंट्स हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है कि आज के दौर में क्या चल रहा है, ऑनलाइन कैसे काम करते हैं, या मोबाइल की कितनी इंपॉर्टेंस है, या नेट की कितनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन बच्चा वो सब चीज़ें जानता है और वो उसमें अपना टाइम गुजारना चाहता है, या वो जो करना चाहता है उसको एक बैठे बैठे लैपटॉप या टैब में वो सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो क्या हम इस गैप को कम कर सकते हैं? अगर ये गैप कम होगा तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स भी कम होंगी। इस गैप को कम करने के लिए हमें बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटी में ज़्यादा लेके आना है। हमारे जो बच्चे हैं वो मोबाइल में लगे हुए हैं, सोशल मीडिया पर हैं। कॉन्फिडेंस तो है क्योंकि आप रील बना रही हैं, बच्चे खुद अपेयर हो रही हैं। इससे क्या हो रहा है कि बहुत सारी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं मार्केट में, जिसकी वजह जो पेरेंट्स को नहीं पता है। जनरेशन गैप क्या है, पेरेंट्स सिर्फ ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा सारा दिन मोबाइल में, लैपटॉप पे लगा रहता है। वो क्या कंस्ट्रक्टिव काम कर रहा है या डिस्ट्रक्टिव काम कर रहा है, हमें उसका नहीं पता। वो कौन सी गेम्स खेल रहा है, वो कौन सी ऐप्स को यूज़ कर रहा है, उसके लिए हमें एजुकेट होना पड़ेगा। हमें सोशल मीडिया को कीनली देखना होगा कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे बच्चों के लिए बेहतर हैं और कौन सी नहीं है। हम बच्चों को जो बोलते हैं ना कि बेटा ये ना करो, ये सही नहीं है, बच्चे वो बिल्कुल नहीं सुनते। बच्चे वो करते हैं जो हम खुद कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है कि हमें थोड़ा सा अपने बच्चों को टाइम देना है, हमें फ़िज़िकल एक्टिविटी में लेके जाना है, हमें बच्चों के साथ मॉर्निंग वॉक करनी है, इवनिंग वॉक करनी है, हमें बच्चों को रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है, हमें बच्चों की सुननी है
और बच्चों को ट्रेन करना है कि बेटा माशरे में, सोसाइटी में आपने कैसे बिहेव करना है। अब बच्चा क्योंकि अकेला एक रूम में बंद है और उसको ये पता ही नहीं है कि घर में चाचा मामा या कोई भी आया है, कोई गेस्ट आया है, तो उनके साथ कैसे सलाम करना है, किस तरह बैठना है, क्या बातें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे ने तो वो चीज़ देखी नहीं है। बच्चे को तो सिर्फ एक मोबाइल और लैपटॉप लेके दे दिया, अब उसमें वो अच्छा करे या बुरा करे। और बच्चों के पास ये एक्सक्यूज़ हैं कि हमें डिफरेंट प्रोजेक्ट मिले हैं जो लैपटॉप पर होने हैं। पेरेंट्स क्योंकि इतने ज़्यादा वेल अवेयर नहीं होते या इतना ज़्यादा उस चीज़ में एंटर नहीं करते एजुकेशन में। मेरा ख्याल है कि हम जो मदर हैं या फादर हैं उनको ख़ुद बच्चों को पढ़ाना चाहिए, देखना चाहिए कि अब करिकुलम क्या है, किस तरफ एजुकेशन जा रही है। ठीक है, अब वो जो कन्वेंशनल एजुकेशन है वो ख़त्म हो गई हैं। अब लोग सिर्फ बुक से नहीं पढ़ रहे, अब तो आप हर चीज़ से लर्न कर सकते हैं। आप बच्चों को ये सिखाएं कि बैलेंस में कैसे रहना है। बच्चों ने आपस में डिफरेंट फैमिलीज़ के बच्चे आते हैं, उनके साथ कैसे इंटरेक्शन करना है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपने अडॉप्ट करनी है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपने अडॉप्ट नहीं करनी है। बच्चों को जब बाहर से गलत चीज़ें या सही चीज़ें पता चलती हैं तो क्यों ना हम खुद बता दें, हम अपनी सुपरविज़न में बच्चों को बाहर लेके जाएं, डिफरेंट लोगों से मिलवाएं। उसमें छोटा बड़ा कोई नहीं होता, छोटा बड़ा काम भी कोई नहीं होता, बच्चों से सारे काम करवाएं। जब हम कहीं शॉपिंग पर जाएं तो बच्चों को कहें कि आप जाके ये चीज़ परचेज़ करें, आप इन अंकल से बात करें, इनसे देखें, आप बच्चों के साथ खेलें, तो फिर कहीं जाके चीज़ें जो है ना बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस गैप को हम इस तरह भी तो कर सकते हैं ना कि मतलब अगर पेरेंट्स को नहीं पता आज की टेक्नोलॉजीज़ के बारे में या आजकल क्या चल रहा है, तो हम कोई ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम लेकर आएँ या कोई ऐसा कोर्स लेकर आएँ, ऐसी क्लासेस लेकर आएँ जिसमें पेरेंट्स को हम सिखाएं, उनको बताएं कि ये चीज़ें हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं बच्चे के साथ गुजारना होता है। तो कोई 10 टू ऑनवर्ड कोई 1 घंटा या 2 घंटे की क्लास हो, कोई ऐसे स्कूल्स ही कह सकते हैं कि बनाए जाएँ जब उन माओं को तरबियत कह लें या कोई ऐसा वर्ड अब मुझे जहन में नहीं आ रहा, जब माओं को सिखाया जाए कि अच्छा ये चीज़ें हैं, आपने अपने बच्चों को इस तरह डील करना है। ये बिल्कुल बड़े स्कूल्स में अब ये ऐसा हो रहा है। मुल्तान में भी बहुत सारे स्कूल्स हैं जो पेरेंट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आपने अपने बच्चे को, बच्चा छोटा है, किंडरगार्टन में है, तो उसको कैसे आपने ट्रीट करना है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, आपको आएंगी तो बच्चे को आएंगी। तो उसके लिए डिफरेंट डेज होते हैं, पेरेंट्स को बुलाया जाता है, मदर्स डे है, मदर को बुलाया है, स्पेसिफिकली सिर्फ मदर डे पे नहीं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू, जैसे रेड एक्टिविटी है। सर इसी पे बात करेंगे क्योंकि वक्त तो ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर इस पे बात करेंगे। हैव अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हमने सोचा कि बड़ी फ्रूटफुल कॉन्वर्सेशन होती है हमारी, बड़े मज़े के टॉपिक्स होते हैं, बहुत से लोगों को इसमें इन्फॉर्मेशन मिलती होगी, बहुत से लोग बोर भी हो जाते होंगे, जिसको जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता ना उसमें फिर इंसान बोर ही हो जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को एंटरटेन किया जाए, सुबह आपके साथ कुछ म्यूज़िक आपके साथ शेयर किया जाए, आपको गाने सुनाए जाएँ आप, ताकि आप इंजॉय कर सकें। इसी तरह हमारे साथ एक सिंगर हैं जिन्होंने हमें ब्रेक में ज्वाइन किया है, आसिफ अली। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू कि आज आपने वक्त दिया, आप आए अपना इस साजो सामान के साथ। मैं वक्त ज़ाया किए बगैर आपसे ये कहूँगी कि क्या सुनाएंगे आप हमें? इतना अच्छा, मतलब आवाज़ इतनी अच्छी है आपकी। मुझे ये बताइए कि ये सीखने कहाँ, मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं सीखना चाहूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या रूल्स होते हैं इसके, कैसे इंसान सीखता है? ये गॉड गिफ्टेड आपकी आवाज़ होती है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होता ही होगा ना। सीखना तो लाजमी पड़ता है। मैंने भी अपने नाना जी से सीखा, उस्ताद मुबारक अली खान साहब, तो वो शुरू से यही काम करते आए, तो उन्हीं को देख देख के तो हमें भी ये शौक़ था। तो वफ़ात पा गए, उनके बाद मैं ख़ुद एकेडमी चला रहा हूँ उनकी। अच्छा। तो मैं, अल्लाह का शुक्र है, एकेडमी में स्टूडेंट आते हैं, बेस सीखते हैं, अल्लाह का शुक्र है। हम क्लासिकल सिखाते हैं, जो बेस है, सरगम वगैरह, पलटा शल्टा, जो अलिफ बे है वो पहले सीखनी पड़ती है इसकी, तब जाके इस तरह की गरारियाँ और इस तरह की उतार चढ़ाव का पता चलता है।
मतलब जैसे हम बच्चे को ABCD अलिफ बे से सिखाते हैं, तो इस तरह अगर किसी ने सीखना हो तो इसका भी एक तरीका कार है। अच्छा, अब किसी की अगर आवाज अच्छी नहीं है और वो बड़ा इंटरेस्ट शो करता है कि मैंने गाना गाना सीखना है, तो क्या वो सीख सकता है? जी मैम, वो सीख सकता है। उसका अगर आवाज़ अच्छी नहीं है, अगर सुन अच्छा सकता है तो वो ज़रूर सीख सकता है। अच्छा, मतलब ये सुन अच्छा सकता है, मतलब जी, मतलब कि सुरीला होना चाहिए, मतलब कि अच्छे चॉइस, सेंस होनी चाहिए कि ये चीज अच्छी है और ये नहीं। लाइक करता हो कि बहुत अच्छा गा रहे हैं, जैसे आप लाइक कर रहे हैं कि बहुत अच्छा गा रहे हैं, तो तब जाके वो जल्दी भी कर सकते हैं। लेकिन रियाजत तो ज़रूरी है, वो सीखने से आती है इंशाल्लाह। मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है लेकिन मुझे बहुत शौक है कि मैं थोड़ा सा तो गाऊं ना। आवाज़ अच्छी नहीं है तो इसलिए मैं गाती भी नहीं हूँ। नहीं, वो सीखने से हो जाएगा फिर। अच्छा, मतलब अगर मैं सीखना चाहूँ तो मैं सीख सकती हूँ? जी, जरूर। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है आपने। मुझे लगता है मुझे आपकी अकेडमी में आना पड़ेगा सीखने के लिए। सीखने से ही आता है ये सारा अमल। ठीक हो गया। सर, अगर मैं आपसे पूछूं, आपको गाना गाने का शौक है कभी, या सिर्फ आप अच्छे लिसनर हैं? देखिए, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि मुझे तो वैसे शौक है, लेकिन इन्होंने जो एक बात की है कि प्रैक्टिस वो ज़रूरी है, रियाजत जो है ना वो ज़रूरी है हर चीज़ में। आप जो चीज़ भी, एवरीथिंग इज़ लर्नेबल। आप सब चीज़ें सीख सकती हैं अगर आपका इंटरेस्ट है, आप फोकस हैं, आप टाइम देते हैं तो आप सीख सकती हैं। वेदर कि आपकी आवाज़ कैसी है उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप किसी चीज़ को लर्न कर रहे होते हैं ना, तो ऑटोमेटिक आप उसमें बेहतर होते जाते हैं। बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो एक्टर बनना चाहते थे और बस ऐसे ही कोई काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कोशिश की, वो बन गए। सही हो इसी गया। तरह बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जो सिंगर बनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, वो बाथरूम सिंगर भी नहीं थे। उसके बावजूद इतने बड़े सिंगर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उन्होंने रियाजत की, उन्होंने टाइम दिया। जब किसी चीज़ को आप टाइम देते हैं तो आप सीख जाते हैं। जी, बड़ी बात है वैसे मेरे लिए। काफी लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी कदर का पता ही नहीं कि मेरी इतनी अच्छी आवाज है और मैं सिंगर बन सकता हूँ, लेकिन वो बस वही घर के सिंगर होते हैं वो। ठीक हो गया। अच्छा, मतलब मैं सोचती थी कि मेरे लिए आज पहली दफा मैंने ये सुना है कि अगर आपकी आवाज अच्छी नहीं भी है तो भी आप गा सकते हैं। तो मैं तो खुश हो गई हूँ कि मैं सीख सकती हूँ, मैं गा सकती हूँ। अगर वो चाहत फतेह गा सकते हैं तो मैं भी गा सकती हूँ। बस उधर ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आप एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। अभी ब्रेक में मुजफ्फर साहब मुझे मोटिवेट कर रहे थे, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर है ना, इसलिए मुझे मोटिवेट कर रहे थे कि यस यू कैन डू इट, आप भी गा सकती हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि इस तरफ आया जाए। सर, आपकी तरफ वापस आते हैं। मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ आप देखते हैं बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको ना पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता, सुबह रोज होकर उन्होंने स्कूल जाना होता है। ज़्यादातर घरों से रोने की बच्चों की सुबह आवाज़ें आ रही होती हैं। ऐसे बच्चों को कैसे डील कर सकते हैं, कैसे उनका इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं पढ़ाई की तरफ? ये स्कूल का काम है कि वो पढ़ाई की तरफ कैसे इंटरेस्ट डेवलप करता है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि टीचर्स के लिए जब टीचर्स ट्रेनिंग होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि हर बच्चा एक जैसा नहीं है, हर बच्चे में डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं। आपने उस बच्चे को उस हिसाब से लेके चलना है। कुछ बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छे होते हैं, तो उनको उसी तरह की एक्टिविटी दी जाए और उसको लिंक किया जाए एकेडमिक के साथ। इसी तरह से कुछ बच्चे सिंगिंग में बहुत अच्छे हैं, कुछ बच्चे ये जो अभी मैं बात कर रहा था ब्रेक में कि सेल्फ अवेयरनेस होना ज़रूरी है। बच्चों को ये पता चले कि उसमें क्या क्वालिटी है। अब बच्चा बहुत छोटा है, उसको तो ये चीज़ नहीं पता चलेगी, तो ये काम किसका है? पेरेंट्स का और टीचर्स का। टीचर्स और पेरेंट्स मिल के अगर बच्चे की जो एबिलिटी हैं उसको आइडेंटिफाई करें, उसमें क्या कैपेबिलिटी हैं, और उसके मुताबिक उसे फिर टास्क दिए जाएं क्लास में। अब क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि 20 स्टूडेंट होने चाहिए, तो 20 से ज़्यादा स्टूडेंट ना हो और टीचर एक बच्चे को फोकस करे कि इस बच्चे में ये स्लो लर्नर है, ये फास्ट लर्नर है, ये चीज़ों को टिक के नहीं सीख सकता, इसको जंपिंग चाहिए, ये फिज़िकली ज़्यादा एक्टिव है, ये वो कहते हैं ना कि हाइपर एक्टिव बच्चा है। तो ऐसे बच्चों को दूसरी तरह से ट्रीट किया जाए, सबको अलग अलग ट्रीट किया जाए। तो उसके लिए अगर टीचर अच्छा है और पेरेंट्स घर में देखते हैं कि मेरा बच्चा इस तरह से चीज़ों को ले रहा है, तो मैं समझता हूँ कि फिर जल्दी बच्चा ना सीख भी जाता है और बच्चे को इंटरेस्ट होता है। स्कूल में इंटरेस्ट तभी होगा जब उसको डिफरेंट एक्टिविटी करवाई जाएंगी।
बहुत सारे स्कूल मुल्तान में ऐसे हैं जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवा रही हैं। वो सिर्फ यही नहीं है कि बुक्स हैं तो बुक्स से पढ़ा रही हैं, वो गैजेट्स भी यूज़ कर रही हैं, वो जो है फ़िज़िकल एक्टिविटी करवाती हैं। जैसे लर्नर्स कासल है, उसमें मॉर्निंग वॉक हो रही है, उसमें बच्चों को जो है ना डिफरेंट लाइफ स्किल्स के बारे में बताया जा रहा है कि बेटा आपने सफाई कैसे रखनी है। जैसे जापान में आपको पता होगा कि जेनिटोरियल स्टाफ नहीं है स्कूल्स में, सफाई के लिए बच्चे, टीचर्स, इनफैक्ट प्रिंसिपल भी सफाई कर रहे होते हैं। हर बंदा अपनी क्लास में और अपने कॉरिडोर में सफाई करने का खुद रिस्पॉन्सिबल है। इसी तरह अब डिफरेंट स्कूल में नो लिटरिंग कॉन्सेप्ट आ गया है कि आपने कोई भी जो चीज़ है वो नहीं पड़ी होनी चाहिए। बच्चों को ट्रेन किया जाता है कि आप सफाई का बहुत ख्याल रखें। इसी तरह बच्चों को छोटे छोटे टास्क दिए जाते हैं कि आपने किस तरह से कुकिंग कैसे करनी है, किस तरह से आपने अपने जो फेलो हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करना है, टीम वर्क क्या होता है, लीडरशिप क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों को बताया जा रहा है। उससे इंटरेस्ट पैदा होता है। जब बच्चों को टास्क दिए जाते हैं तो बच्चों में और उस टास्क के बाद उसे अप्रिशिएट किया जाता है, उसकी जो कैपेबिलिटी है उसके मुताबिक उसे टास्क दिए जाते हैं, और फिर जब वो उसे अचीव कर लेता है तो उसको अप्रिशिएट किया जाता है। इससे फिर बच्चे में एक इंटरेस्ट पैदा होता है कि मैं आज जाऊंगा, मेरी टीचर ने मुझे ये काम कहा है और मैंने ये करना है, ये अचीव करना है। वो जो गोल होते हैं ना, जैसे मैं अक्सर बात करता हूँ कि हमें स्मार्ट गोल बनानी है, कि गोल शुड बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। बच्चे को जो भी टास्क दिया जाए वो उसकी स्ट्रेंथ के मुताबिक हो, कि वो रियलिस्टिक भी हो, अचीवेबल भी हो, वो स्पेसिफिक भी हो। एक चीज़ हो कि इस बच्चे ने ये काम करना है। इस डिफरेंट है, जैसे बच्चों को ये दे दिया जाए कि ये अटेंडेंस रजिस्टर है, आपने ये मैम के ऑफिस लेके जानी है, आपने अटेंडेंस देखनी है कि सब बच्चे प्रेजेंट हैं या नहीं, ठीक है, सब बच्चों ने होमवर्क किया है या नहीं। अलग अलग बच्चे को उसकी कैपेबिलिटी के मुताबिक काम दे के, और उससे फिर वो आंसरेबल होगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा अपने काम का, फिर उसमें इंटरेस्ट भी पैदा होगा। अगर सिर्फ उसे यही कहा जाएगा ये पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, तो बच्चे वो नहीं पढ़ते जो बुक्स में लिखा हुआ है। बच्चे जो अपनी सराउंडिंग में हो रहा होता है उस चीज़ को ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं, विजुअलाइजेशन ज़्यादा होती है। इसीलिए अच्छा, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं ना कि मतलब कुछ बच्चे बहुत शार्प होते हैं, कुछ बच्चे बहुत सुस्त होते हैं, बोलना देर से शुरू करते हैं, चलना देर से शुरू करते हैं, फिर चीज़ों को पिक बड़ी देर से करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे में कोई मसला है, मतलब या लर्निंग प्रोसेस उसका लेट है, तो वो बाकी नॉर्मल बच्चों से उसको हम कह सकते हैं कि डिफरेंट है। देखिए, अल्लाह ताला ने ना हर इंसान में कोई ना कोई क्वालिटी रखी है। आपने एक मूवी देखी होगी तारे ज़मीं पर, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था कि उस बच्चे को जो वर्ड्स हैं ना वो घूमते थे, वो पढ़ नहीं पाता था सही तरह, उसका रिजल्ट कभी भी सही नहीं आता। उसके पेरेंट्स उसको फोर्स करते हैं, बोर्डिंग में डाल देते हैं। हाँ, बोर्डिंग में डाल देते हैं, वो बच्चा रोता है। फिर एक टीचर आइडेंटिफाई करता है कि नहीं, इसका तो इमेजिनेशन बड़ी स्ट्रांग है, ये तो आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छा है। उसके हिसाब से जब वो लेके चलते हैं तो बच्चा बेहतर हो जाता है। तो हमें एज पेरेंट भी, एज टीचर भी इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि इनमें कौन सी क्वालिटी है, उन क्वालिटी को पॉलिश करना है। जब हम उस तरह से लेके चलेंगे तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, आसिफ आपकी तरफ आती हूँ। जब भी कोई बच्चा आपकी तरफ आता है, आपकी एकेडमी में आता है, तो वहाँ पर जब आप उसको एडमिशन देते हैं, किस बेस पर देते हैं? आपको लगता है, कैसे पता चलता है कि ये इस बच्चे में ये वाली एबिलिटी है, ये काबिलियत है, ये बेहतर कर सकता है, या ये वाला बच्चा नहीं कर सकता? कैसे पता चलता है आपको? वो आते हैं तो हम सुनते हैं उनसे कि कुछ सुनाएं, आप में कोई वो है, टैलेंट है या नहीं। कुछ बच्चे कुदरती गॉड गिफ्टेड सुर में होते हैं, सुरीले होते हैं, तो उन्हें बस प्रैक्टिस दी जाती है, वो ठीक हो जाते हैं। अच्छा। रियाजत वगैरह करके, मतलब कोई भी बच्चा है, आप उसको प्रैक्टिस देंगे वो ठीक हो जाएगा? जी जी। और कुछ होते हैं बस जिनकी आवाज़ ठीक नहीं होती, बेसुरे होते हैं, उन्हें कह देते हैं इतनी जल्दी नहीं होगा बेटा आपका ये, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर हो जाएगा। आपने मायूस नहीं होना, सुनेंगे, करेंगे प्रैक्टिस, जितना अच्छा करेंगे उतना जल्दी आप ही करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि उसे डिग्रेड किया जाए कि नहीं आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता। वो क्योंकि मेहनत है, वो जितनी करेगा इंशाल्लाह वो जल्दी हो जाएगा।
वेलकम बैक नाजरीन, और हम आपको एंटरटेन भी कर रहे हैं गाने सुना के। आसिफ की आवाज़ भी बड़ी खूबसूरत है और आसिफ ने एक बड़ी अच्छी बात कर दी है। जिन लोगों ने अभी ट्यून किया होगा उनको पता होगा कि जो लोग नहीं भी गा सकते ना वो भी गा सकते हैं, ये आसिफ ने कहा है। तो जिन लोगों को शौक है गाना गाने का, ऐसा नहीं है कि वो नहीं गा सकते, वो सीख सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। सर आपकी तरफ वापस आते हैं। डिफरेंट तरह के बच्चे हैं, आईक्यू डिफरेंट है। अभी मैंने आपको बताया कि देर से चलना सीखते हैं, देर से सारी की चीज़ें होती हैं। वालिदैन की तरबियत पे भी हमने बात कर ली कि वालिदैन अपना किरदार अदा कर सकते हैं इसी तरह से। तो फिर आप क्या कहेंगे इस हवाले से? आपने कहा कि पहली दर्स का आपके पेरेंट्स हैं, आप वहाँ से सीखते हैं, तो फिर टीचर्स की ट्रेनिंग को कैसे लिया जाए कि बच्चे को पिक करें, ये चीज़ें सिखाएं? क्या स्कूल्स में आजकल टीचर्स की ट्रेनिंग इस तरह से हो रही है कि आप अगर 30 की स्ट्रेंथ है तो आपने बच्चों को पिक करना है? तो वैसे है तो बड़ा मुश्किल काम, लेकिन स्कूल इस पर काम कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, स्कूल इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं कि बच्चों को कैसे उनकी जो एबिलिटी है उसे आइडेंटिफाई करें। सब बच्चों को टीचर्स क्या करते हैं कि जो बच्चे थोड़े स्लो लर्नर होते हैं या जो सही तरह पिक नहीं कर पा रहे चीज़ों को, उनको हमेशा आगे बिठाते हैं। जो बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं उनको दरमियान में बिठाते हैं। जो बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं उनको थोड़ा सा पीछे बिठाते हैं। और बच्चों की ग्रुपिंग ऐसे होती है कि एक बच्चा जो स्लो लर्नर है तो उसके साथ एक फास्ट लर्नर को बिठाया जाता है, ताकि इनकी ऐसे ग्रुपिंग कर दी जाए कि बच्चा दूसरे से सीखता रहे। जब ये आपस में सीखते हैं और इनकी पूरी टीम बनाई जाती है तो फिर चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। तो टीचर्स इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। 30 स्टूडेंट्स को मैनेज इजीली किया जा सकता है अगर थोड़ा सा टाइम दिया जाए। और क्योंकि अब एकेडमिक के अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती हैं वो इसलिए करवाई जाती हैं, बच्चों की जो डिफरेंट कैपेबिलिटी है उसको उजागर किया जाए। एक कॉलर है मोहम्मद शकूर खान, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी शकूर, कैसे हैं आप? ठीक है जी, आपकी दुआएं, अल्लाह ताला आपको इस मैदान में कामयाबी अता करे और रोहित चैनल को और दिन दुगनी रात दुगनी। थैंक यू, आमीन। मेरा क्वेश्चन ये होगा, जो तरबियत के हवाले से बात की जा रही है, माशाल्लाह महल तालीम है, तो मैं इसलिए ये चाहूँगा और मैं 100% मुत्तफिक हूँ कि जहाँ बहुत सी माएँ पढ़ी लिखी हमारे माशरे में नहीं है, तो स्कूल ही वो तरबियत गाह है, जहाँ वो दीनी मदरसे वो तरबियत गाह है जिसमें बच्चों को मैनर्स और एटिकेट्स सिखाए जाते हैं, तहजीब सिखाई जाती है, बहन भाइयों की पहचान सिखाई जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 98 में अपने गांव में एक स्कूल कायम किया, जिना पब्लिक स्कूल के नाम से, और 22-23 साल चलाया और उसके 20 साल मुसलसल 100% रिजल्ट रहे। और एक बच्चा जिसको मैंने स्पीच सिखाई, उसने FC कॉलेज में स्पीच की बुनियाद, इंग्लिश स्पीच की बुनियाद पर उसको एडमिशन मिली। तो मेरे माशाल्लाह 10 एक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हैं और CA भी कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन रहे हैं, और बहुत सी लड़कियां जो हैं बहुत डॉक्टर्स बनी है। तो वो सबसे मेरी जो बात थी वो तरबियत का थी कि आप उनको पहले पहचान दें कि मुस्लिम, पहले उनको। चलिए, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। हमारे पास वक्त नहीं है सर, हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। आप आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा पेरेंट्स को कि बच्चों को टाइम दें, बच्चों की सुनें, और टीचर्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों की जो अल्लाह ताला ने उन्हें सलाहियतें दी हैं उसको आइडेंटिफाई करें और उसके मुताबिक चलें। थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त दिया। अच्छा, अब हम, क्योंकि बच्चों की जो बर्थडेज होती हैं या जो लोग भी हमें बर्थडेज का कहते हैं, हम उनके बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अकबर अली हैं, हसन एजाज हैं, अल्लाह नवाज है, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद साजिद और इकबाल खान, इनकी आज बर्थडे। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू, जिनके भी मैंने नाम लिया। आप सबको आपका जन्मदिन बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दें, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दें, और आपके जितने भी मकसद हैं अल्लाह ताला उनको पूरा करें, आपकी ख्वाहिशात को पूरा करें। और ज़िंदगी का एक साल तो वैसे कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी आप तमाम लोगों को सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। और वो तमाम लोग जो लोग अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, उस नंबर पर कॉल करके आप अपना नाम लिखवा सकते हैं, आपकी बर्थडेज भी विश की जा सकती हैं। तो अब वापस हम आएंगे आसिफ पास। आसिफ, आप बताएं कौन सा गाना सुनाएंगे? वैसे तो हमें जो फरमाइश आ रही है वो है आफरी आफरी, नहीं, कौन सा गाना है वो? रफ्ता 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 गाना है वो। तो अगर आप वो सुना दे तो।